नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ जिन्होंने समाज शास्त्र में पीएचडी करी है और समाज के लिए जो ऐसे विषय ज्वलंत प्रश्न जो हमारे समाज में हैं, ऐसे ही एक विषय को लेकर इन्होंने शोध कार्य भी किया है और इनका नाम है प्राध्यापक डॉक्टर प्रतिभा सतीश लाडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। और श्रोताओं में आपको बताना चाहूँगी कि जैसा इनका नाम है वैसे ही ये बहुत प्रतिभाशाली हैं और इन सिर्फ ये अपने शोध कार्य में ही लगी रही ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जिनसे ये जुड़ी हैं, जिनमें ये कार्य करती हैं। और जैसे वरदान जहाँ पे कि बच्चों का एडॉप्शन होता है, और आशादीप एक ये भी एक संस्था है जहाँ भी ऐसे सब कार्य होते हैं। तो जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़कर उनके लिए कार्य करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपना समय देना, कॉलेज जाना, वहाँ पर ये जो नागपुर में रहती हैं और यहाँ का जो अंबेडकर कॉलेज है वहाँ में समाज शास्त्र जो विभाग है उसकी ये विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रोफेसर रही हैं, बहुत कुछ कार्य वहाँ ये करती रही हैं। लेकिन समय निकालकर इन सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर भी इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। कुछ 3-4 पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत कुछ इनके गुण है। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे हाल ही में प्रकाशित इनकी पुस्तक अशोक के फूल। ये जो पुस्तक है ये मराठी में है, अशोकाची फूले। लेकिन ये अशोक के फूल इन्होंने आखिर ये पुस्तक का नाम ये क्यों रखा और इसके कवर में वो चित्र भी बनाया है। तो चलिए हम प्रतिभा जी से पूछते हैं कि भाई आपने कवर पे ये अशोक के फूल और इसका नाम देने का क्या कोई खास पर्पस है, ये सिंबॉलिक है, ये क्या है, आप बताइए। जी, सोशियोलॉजी में मार्गारेट मीड की एक थियरी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियरी। जी, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी बोलना है सिंबल में बोलना है। अच्छा। तो ये जिनको बच्चे नहीं है ऐसे औरतें, उन्होंने उदास नहीं रहना चाहिए। जी, अशोक के झाड़ जैसे आसमान को छूते हुए जी, ऐसे, और उसको फूल नहीं आते तो भी वैसे ही वो कोई भी विपरीत परिस्थिति का परिणाम न होने वाले, तो ऐसे औरतों ने रहना चाहिए। इसलिए अशोक के फूल नाम मैंने। अच्छा, ये बहुत सुंदर नाम आपने रखा। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने पुस्तक तो अभी लिखी है, लेकिन आपने ये शोध कार्य काफी पहले से शुरू किया था और ये शोध इस विषय को लेके करना, ये आपको ऐसा क्यों लगा कि इस विषय को ही मुझे लेना चाहिए? क्योंकि समाज में महिलाएं शायद बहुत आपको ऐसी दिखी, कुछ ऐसा जो भी हुआ आप बताइए। एक्चुअली 15% हो के रिपोर्ट के अनुसार 15% जो कपल्स हैं वो चाइल्डलेस। जी, तो मैंने ऐसे नजदीक से मेरे रिलेटिव्स में से या फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत ऐसे औरतें देखी मैंने कि जिनको बच्चे नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट शुरू है, चेहरे पे उनके एक थोड़ी सी उदासी लगती थी। बहुत लोग दिखाते नहीं है ऐसा, लेकिन उदासी ऐसे दिखती थी। तो मुझे लगा क्यों न मैं ये सब्जेक्ट को बिल्कुल यानी ये तो ऐसा एक ज्वलंत प्रश्न रहा है। अभी सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो पहले जब आपने शोध करने के बारे में सोचा उस समय तक तो मुझे भी मालूम है कि हमारे समाज में संतान विहीन जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी निराश, थोड़ी सी डिप्रेस और कई बार कई समस्याएं उनको मानसिक आ जाती हैं। वो बाहर दिखाए ना दिखाए, लेकिन उनको देख के समझ में आता है किया है और ये पता किया है। तो ये तो आगे धीरे बढ़ते बढ़ते हम इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रतिभा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आप इन महिलाओं से मिली तो कुछ एक दो हमको ऐसे अपना अनुभव बताइए कि ऐसा क्या उनमें, मतलब किस तरह की बातें थी जो आपने अपने शोध में इसमें ली हैं। 94 में मैंने पीएचडी इसका शुरू किया था, काम रिसर्च का। 99 को मुझे 10 मार्च 99 को मेरा अवार्ड हुआ पीएचडी। वही सब्जेक्ट को मैंने आगे पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के लिए इसलिए लिया कि ये सब्जेक्ट अभी भी वैसे ही है। सोसाइटी का अप्रोच ये औरतों की तरफ देखने का या बदल गया है, ये देखने के लिए पोस्ट डॉक्टर रिसर्च किया। जब मेरा 94 से जो एक काम शुरू था, मैं डॉक्टर्स के पास आईएफ सेंटर अगर जो रहते हैं आईएफ के, वहां जाती थी तो सब औरतों के
चेहरे के ऊपर एक उदासी छाई हुई लगती थी मुझे, जो मैं खुद ही उनके इनर अंतर मन में जाके मैं देखती थी, तो मुझे लगा कि इनके ऊपर ये होना चाहिए, उनका हौसला मुझे बढ़ाना चाहिए कि बच्चे नहीं तो दुनिया खत्म नहीं। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा किया कि यही तो एक समाज कार्य अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? और उसके बाद मुझे लगा कि डॉक्टर इनका इंटरव्यू लेना है, तो सोशियोलॉजिकल मेथड से मैंने साइंटिफिक रिसर्च करना चाहती थी जी। तो साइंटिफिक रिसर्च में 300 औरतों का मैंने सैंपल लिया था। अच्छा। रैंडम सैंपलिंग लिया था, पर्पल सैंपल लिया था जी। और 140 क्वेश्चन उनको पूछे थे, उनका मैरिटल स्टेटस, उनके पर्सनल लाइफ, उनका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, रिलीजियस वैल्यूज, सुपरस्टिशंस क्या है, मेन यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो, देन उन्होंने क्या हॉबीज ये की है, आईवीएफ के बारे में वगैरह उनका क्या ओपिनियन है, और ये पूरा सब्जेक्ट में एडॉप्शन बहुत यानी आपने काफी डिटेल्ड आपने इसकी जो ये किया है और सूक्ष्म निरीक्षण भी आपका रहा। तो मैं ये पूछना चाहूंगी प्रतिभा जी कि जैसे कि आपने अलग अलग एस्पेक्ट लिए हैं, तो ये एक जो एक डॉक्टर रहता है वो ऐसे संतानहीन महिलाओं का जो ये करता है, ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो एक बायोलॉजिकल बात हो गई, लेकिन आपने सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर ये कार्य किया है। उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने अपनी पुस्तक में जो लिया है कि विवाह विषयक, तो या व्यक्तिगत माहिती तो छोड़िए, पहले आप विवाह विषयक बताइए, क्योंकि विवाह के बाद ही ये समस्या खड़ी होती है। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप क्या अनुभव क्या किया या आपका रिसर्च क्या बोलता है, बताइए। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, वेस्टरमार्क की जो किताब है या मर्डॉक की किताब है, विवाह के हेतु जो बताया उन्होंने, उसमें एक मेन बताया है, कंपेनियन चाहिए ऐसे, विवाह का हेतु जो है, उद्देश्य जो सबसे ज्यादा अपत्य प्राप्ति एंड अपत्य संगोपन, उनका नरिशमेंट, ये मेन मैरिज का मोटो है। अच्छा, ऐसे उन्होंने बोला है, मैं भी ये मानती हूँ। अच्छा, और इसीलिए मैंने ये जो सब्जेक्ट को सोशियोलॉजिस्ट के रेफरेंस देके मैंने सब लिखा। अच्छा, मैं तो ये बात एक आपको बताना चाहूंगी कि ये गायनोकोलॉजिकल सब्जेक्ट मैंने सोशियोलॉजी में लाया जी, और मैं लिखते गई उसका पूरा भावनाएं समझ के जी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि मैं क्या लिखती हूँ ये मुझे मालूम नहीं है, मैं क्या लिखती हूँ ये मुझे मालूम नहीं है। शायद लोग अल्फाज पढ़ेंगे, मैं एहसास पढ़ती हूँ। तो ये भावनाएं जो उसको डीप में जाके स्टडी करने का नहीं, बहुत कठिन काम है। बिल्कुल, क्योंकि हर एक के अंतर मन में जाके उनका स्टैटिस्टिक्स, उनका साइंटिफिक रिसर्च करना ये बहुत ही बिल्कुल नहीं। और आपने इसलिए ये विषय जो आपने लिया इतना अच्छा लिया है। बात ये है कि हमने पहले बहुत सारे जो नॉवेल्स भी पढ़े हैं, उसमें भी कई इस तरह की ही कहानियों को लेकर बात चली है, जो कि सत्य घटनाएं रहती है, वो कहानी के रूप में, नॉवेल के रूप में वो देते हैं। और दूसरा, हम खुद भी कई जगह ऐसा देखते आए हैं कि महिलाएं कितनी, मतलब उनको कितना तकलीफ दी जाती है, कुछ कुछ घरों में उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और कई बार तो वो जो पति है वो उस पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है, उसको एक तरह से त्याग देता है, या उसके रहते हुए ही वो दूसरी वाइफ लेके आ जाता है। इस तरह कई तरह का मतलब उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है। और पहले, आज समय बदल रहा है, परंतु पहले ऐसा भी होता था कि जो घर की सास है वो ताने सुना रही है, ननद ताने सुना रही है कि भाई बच्चा नहीं है, तो जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जॉइंट फैमिली में इसका ज्यादा वो है, सोशल टॉर्चर जो है जॉइंट फैमिली में ज्यादा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, वहां भी है। और कई पति भी ऐसे होते हैं, यदि वो ब्रॉड माइंडेड है और वो यदि इस चीज को अच्छे वे में लेते हैं तो बात इतनी बिगड़ती नहीं है, बल्कि वो कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में चली जाती है वो बात। और वो पति ही उनको एनकरेज करता है कि नहीं, आप कुछ ये कर लो, वो कर लो, यानी आगे भी बढ़ने के लिए ये बड़ा अच्छा रास्ता वो खोल देता है। और ऐसी औरतें तो कहाँ की कहाँ भी चली जाती है। परंतु कई जगह पर ऐसा होता है कि चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, यदि पति ब्रॉड माइंडेड नहीं है और यदि उसके दिमाग में कुछ और बातें घूम रही है कि नहीं बच्चा तो चाहिए ही, जैसे कि कुछ पति होते हैं लड़की है तो लड़का ही चाहिए,
इसको लेके भी तकलीफ देते हैं, इसी तरह से बच्चा ही नहीं है तो भी तकलीफ देते हैं। तो ये मतलब बहुत ऐसा गंभीर विषय और ज्वलंत विषय को आपने चुना, उस पे इतना शोध कार्य किया, इतनी महिलाओं के साथ आप मिली और आपने ऐसी महिलाओं के लिए एक ऐसा रास्ता खोला है इस बुक के द्वारा, अपने शोध के द्वारा, कि ये यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती है, बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे रास्ते हैं जिस पे हम जाके बहुत आगे जा सकते हैं। तो एक सकारात्मक वे में लोग जाएं और ये ना सोचे कि हम संतान विहीन है तो अब हम दुनिया खत्म हो गई, बल्कि अब तो हमारी दुनिया नई शुरू हो गई। कुछ इस तरह की बातें आपने शोध में अपने की हैं। तो हमको अपने शोध के इसमें ये बताइए कि कौटुंबिक स्थान क्या है, ये फिर आपका जो धार्मिक घट, इस सारी बातों को आप थोड़ा बताइए। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशन के ऊपर इसका बहुत परिणाम होता है। हाँ। इवन तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सेक्सुअल लाइफ में भी इसका बहुत परिणाम होता है कि जो इसमें जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि डोनर एंड रिसीवर, सेक्सुअल लाइफ डोनर एंड रिसीवर, तो इसमें कुछ फर्क पड़ता है कि जब मुझे मैंने जो क्वेश्चन पूछे तो ये औरतें बहुत हिचकिचा रही थी अंदर की बात बताने के लिए, लेकिन मैंने उनसे ये भी एक स्किल है रिसर्च का, उनके अंदर की बातें सब निकाल लेने का। तो मुझे ये ध्यान में आया कि हस्बैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चे होने के इसमें, तो वो औरतें बताती नहीं है। हमें कुछ ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, उनमें नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उसका मेरे हस्बैंड का सोसाइटी में जो स्टेटस है उसमें फरक पड़ेगा, ऐसे उनको लगता था। यानी सारा दोषारोपण महिला पे हो जाता है, पत्नी के ऊपर ले लिया। यदि पति नपुंसक है या पति को कुछ और तरह की तकलीफ है या सोसाइटी उनके तरफ अलग नजर से न देखे। तो ऐसा भी होता है कि वो पति यानी होमोसेक्सुअल यदि है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि उसको नहीं ऐसे बहुत कम मिले मुझे। आपके शोध में नहीं मिले पर सोसाइटी में है ऐसा। और वो दोषारोपण हो जाता है पत्नी पर कि यदि बच्चा नहीं हो रहा है तो इसी का पूरा दोष है, जो कि बहुत गलत है। पर उसी बात को झुठलाने के लिए तो आपका शोध कार्य यानी समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। थोड़ी मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, ये पूरा रिसर्च जो है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म थियरी जो है सिगमंड एंड फ्राइड का, उसके ऊपर है। सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं कि जो चीजें अपने लाइफ में कमी है, वंचितता, उसको दूसरे तरीके से परिपूर्ण करने का अपने जो करते हैं। तो ये औरतें जो है इन्होंने उदासी उनकी, गम उनका भुलाने देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। अच्छा पॉजिटिव वे में, फंक्शनल वे में उन्होंने प्रयत्न किए हैं। तो ये सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऐसा मेरा एक इन्फ्रेंस ये थीसिस में से निकला। बहुत अच्छा है। तो आपने जो इसमें एक ये लिया है छंद यानी हॉबी, तो यानी यही आप बोलना चाहती हैं कि कोई, तो इस पे थोड़ा सा और इसको प्रकाश डालिए आप। लेजर टाइम इनको ज्यादा मिलता है, ऐसे मैंने हाइपोथेसिस किया। तो लेजर टाइम में वो क्या करेंगे, तो क्या इनको क्वेश्चन पूछे गए, तो ज्यादातर औरतें मुझे ऐसे दिखी कि जो सोसाइटी के लिए काम करती है, छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनका एजुकेशन का खर्चा, जिम्मेदारी लेना उनकी, या अडॉप्शन करके जो वंचित है पेरेंट्स के लिए। तो एक सोशल बैलेंस थ्योरी उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो देखिए समाज में एक तरह से संतुलन लाने का भी कार्य, इसीलिए मैंने इनको सोशल कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे बोला है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और आर्थिक स्थिति का क्या है इसमें? आर्थिक स्थिति में दो पहलू है इसके। एक कॉइन का दो पहलू, पहला ये है कि इतनी ट्रीटमेंट में खर्चा होता है कि उनके पैसे कम होते हैं, इकोनॉमी पगार जो ये, और दूसरा ये है कि खर्चे नहीं, बच्चों के एडमिशन या उनकी फीस, जो आजकल बच्चों का तो एक बच्चा है लेकिन 10 बच्चों जितना खर्चा। तो हमने सोचा कि इनका खर्चा बचता है, ऐसे लगा। लेकिन ज्यादातर रेस्पोंडेंट ने मुझे ऐसे बताया कि ट्रीटमेंट में इतना खर्चा होता है कि बहुत बार तो तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली हो जाता है और अब ट्रीटमेंट बंद करो, ऐसे डॉक्टर ही बोलते हैं। अच्छा, कि ऐसा खर्चा होता क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। आर्थिक स्थिति नहीं रहने से, वो ये नहीं करने से उन्होंने ट्रीटमेंट बंद कर दिए है, और चाइल्ड फ्री लिविंग उन्होंने एक्सेप्ट किया है बहुत बार। तो मेरे को एक बात बताइए कि ये जो
जब ये डॉक्टर से चेकअप होता है, ये होता है, बार बार वो कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत खर्चा होता है, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसा काउंसलर रहता है क्या जो उनको सलाह दे कि तुम अब इस चीज़ों को छोड़ो और अपना कुछ और करियर में इसमें अपना समय लगाओ, ऐसा कुछ व्यवस्था है? ऐसे कहीं पे भी आईवीएफ सेंटर में ऐसे काउंसलर अच्छा, नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने मेरे किताब में लिखा है कि ऐसे काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी खुद को भी लगता कि जी, मैंने काउंसलिंग का, क्योंकि हाँ, मैं कॉलेज में काउंसलिंग का काम करती हाँ, थी हाँ, बच्चों के जी, लिए, जी, तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग होना हाँ, चाहिए इसके बिल्कुल ऊपर। होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट है ना, बहुत पेनफुल है, ये पेनफुल भी बहुत है। पेनफुल हाँ, ये है। ना महिलाओं को हाँ, ऊपर टॉर्चर है। महिलाओं को टॉर्चर है। मैंने जो हाँ, बोला ना कि जी, डोनर एंड रिसीवर, बिल्कुल, तो बिल्कुल, रिसीवर को ज्यादा तकलीफ है, डोनर बिल्कुल, को नहीं है, हाँ, ऐसा बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। मुझे। एक तो 9 महीने उसको हाँ, रखना, लेकिन उसके पूर्व जो सारा ट्रीटमेंट में जो जी, तकलीफ है, वो तो इससे औरतों को बेहतर है ही है। कि हम हो रहा है तो ठीक है प्राकृतिक रूप से, हाँ, अदरवाइज या तो एडॉप्शन करें या या चाइल्ड फिर फ्री हम, लिंग, हाँ, बच्चा न भी है तो हम अपनी जिंदगी हाँ, को दूसरे अच्छे से बच्चों के लेकर, इसमें लगाकर उनका हाँ, जिंदगी हाँ। दे सकते इन हैं। बच्चों के लिए मैंने एक शेर बोलना चाहूंगी, जी, जी, कुछ मजबूत कंधों का सहारा हूं मैं, हाँ, कुछ मजबूत कंधों का सहारा हूं मैं। जी, ऐसा नहीं कि दुनिया बदल जाए, ऐसा नहीं कि हाँ, दुनिया जी, खत्म हो जाए, जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव बात बोली आपने। और आप तो सच में कंधा है, आपने बहुत कुछ और बात करी है। तो मेरे को, औरतें ऐसे हाँ, बोलेगी कि कुछ खिले चेहरों का मैं तोहफा हूं मैं। हाँ, बिल्कुल, तोहफा है हाँ। आप। प्रतिभा जी, आपने तो सच में बहुत, हाँ। तो ये मेरे को बताइए कि आधुनिक वैद्यकीय सोई आपने लिखा है, हाँ, यानी हाँ, आधुनिक वैद्य यानी आईवीएफ मेडिकल वगैरह रूप जो, से क्या फैसिलिटीज, तो उसमें क्या है? अब ये मैं उसमें बहुत डीप में जाना नहीं चाहूंगी। जी, डीप सूजी, गीप, शीप हाँ, सूजी, ये सब हाँ, आईवीएफ सेंटर में सब ये प्रोसीजर्स होती है। हाँ, और इनके बारे में इनका क्या कहना है हाँ, हाँ, कि नेचुरल में बच्चे होने देना है या टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू होने देना है, उनके क्या ओपिनियन है उसके हाँ, बारे में, हाँ, हाँ, उसका भी मैंने उसमें अच्छा, क्वेश्चनिंग के जरिए हाँ, रिसर्च किया है। अच्छा, अच्छा। तो और जो मानसिक हाँ, मानसिक मानसिक में तो बहुत ही अलग अलग चीजें निकली है बाहर। अच्छा, हाँ, अन्वेषणात्मक आराखड़ा जो बोलते हैं ना, एक्सपेरिमेंटरी, तो उसमें तो ऐसे ऐसे चीजें निकले। फॉल्स प्रेगनेंसी की बहुत सारी केसेस मुझे मिली है। अच्छा, फॉल्स प्रेगनेंसी की मतलब तुम्हारा, मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे सोच सोच के फिजियोलॉजिकल तुम्हारे ऊपर ऐसे इसका परिणाम हुआ। एक दो लेडीज तो ऐसे निकली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सबको बता रहे हैं, और अंदर सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला। मतलब ऐसे डिप्रेशन वगैरह ये तो है ही, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ये तो है ही। तो ऐसे डिसऑर्डर बहुत लोगों में निकले हैं। अच्छा, अच्छा। अ, मैं ये पूछना चाहूंगी प्रतिभा जी कि आपने ये जब सब कुछ देखा, तो क्या कोई परिवर्तन, आपको आपने किसी को कुछ बताया, परिवर्तन आया? मैं जिनको जिनको जिनका इंटरव्यू लिए जी, उन सब इंटरव्यू लेते थे, उनका मैं साइड बाय साइड काउंसलिंग भी की है। अच्छा, ऐसे ऐसे उनको एग्जाम्पल्स देके उनको समझाया कि उनके चेहरे पे मुझे थोड़ी आशा नजर आई, अच्छा, आशा का किरण नजर आया उनके चेहरे हाँ, पे। हाँ, और मुझे ऐसे लगा कि ये काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। रिसर्च, स्टैटिस्टिकल वो अलग बात हो गई, और जी, काउंसलिंग जो अलग बात हो गई। तो आगे भविष्य में मेरा ये प्लान है कि इन औरतों को आईवीएफ सेंटर में जाके जितने भी जी, ये आते हैं हाँ, चाइल्डलेस वीमेन, उनको मैं काउंसलिंग करने का मेरा एक यानी विचार आपका है, आगे का विचार है। प्लानिंग हाँ, है हाँ। कि आप ऐसा तो मैं करेंगी, एक सोशल कंट्रीब्यूशन उनको मेरे देना तरफ से चाहती है? देना चाहती है। अच्छा, मैं ये समाज के प्रति एक मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे कर्तव्य, बहुत समझता है, बहुत सुंदर मुझे बात लगता बोली है। आपने। और मेरे को ये बताइए कि ये जो कुछ आपने इतने समय तक शोध कार्य जी, किया, जी, ये किया, सब कुछ हुआ, तो अब आप इस पर अपने मतलब अपने तरीके से बताइए कि आज की जो सोसाइटी है, जी, इसमें जैसे 2-3% लोग ऐसे हैं जो बच्चा हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक, हमको जब चाहिए तब हम आईवीएफ से बच्चा कर लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है। आज तो विवाह की संस्था में भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि बिना विवाह के हम रहेंगे, अपनी मर्जी से जो लगेगा करेंगे, अब तो सोसाइटी में। लेकिन ऐसे लोग कुछ परसेंट है जो नॉर्मल, हम सोसाइटी को आज भी देखें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी हम इस चीज को मानते हैं कि विवाह, बच्चे, ये सारा कुछ। उस दृष्टि से आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्योंकि आपने समाज शास्त्र में पीएचडी भी की है, इतना शोध किया है, तो आप हमको कुछ अच्छी बात बता पाएंगे? पीएचडी का मेरा सब्जेक्ट था साइको सोशल स्टडी ऑफ चाइल्डलेस वीमेन। तो उसमें जो और उसके बाद का जो ये है, तो बाद में मुझे ऐसे और पढ़ने में बहुत सारे आर्टिकल्स आए। अभी तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं, डिंग कल्चर, डबल इनकम, नो किड्स, लिविंग रिलेशनशिप का जमाना आ गया, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, ये सब नए नए तरीके से। लेकिन मेरा बोलना ये है कि ये सब चल रहा है, इसीलिए इन लोगों को के लिए ही मैं चाहती हूँ कि चूंकि आपने ये सब शोध किया है, तो आप हमको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि ये जो हो रहा है ये गलत है या नहीं है, या बच्चे के लिए जो सारा कुछ किया जाता है पर आज जो ये लोग नहीं चाहते हैं आजकल के कपल, तो आप समाजशास्त्रीय तरीके से क्या बोलना चाहिए कि समाज के लिए अच्छा हो रहा है या नहीं? जैसा कि देखने में आता है कि जैसे जापान है, वहाँ पर आजकल एक समस्या खड़ी हो रही है और वो लोग आजकल कडल कैफे खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? कि वहाँ पर जेंट्स और लेडीज वहाँ मिले, आपस में थोड़ा रिलैक्स होए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रवृत्त किया जा रहा है कि वो बच्चे पैदा करने के बारे में सोचे। ये सारी जो चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि समाज में ये चीज़ों को ज़रूरत महसूस होने के लिए किया जा रहा है कि वहाँ पर पेट्स जो है, कुत्ते बिल्ली को लोग पाल रहे हैं लेकिन बच्चे कम से कम पैदा कर रहे हैं, तो एक इम्बैलेंस हो रहा है वहाँ पर कि बच्चे नहीं हो रहे तो बूढ़े लोग ज़्यादा हो रहे हैं और जवान अब खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह का इम्बैलेंस भी होता है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से ये सारी चीज़ें जो देखी जाए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो संतान विहीन जो महिलाएं हैं, जिनको संतान है, जो आज की सोसाइटी है, अब वो बोल रही है कि हमको तो बच्चा ही नहीं होना है, हम तो जब मर्जी हो तब, तो ये सब क्या सही चल रहा है क्या? भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, एक तरफ 15% जो चाइल्डलेस वीमेन कपल है, ये 15% कुछ कम नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता कि जो चाइल्डलेस वीमेन जो है, उन्होंने, मुझे लगने के बजाय उन्होंने जो 300 लोगों का कहना है रिस्पोंडेंट का कि बच्चे नहीं हुए, तो हम उसका लाइफ का चैनल बदल के अच्छे से जीने का तरीका ढूंढे। बिल्कुल, है ना जी। और वैसे हमने जीना चाहिए, और ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए कि नहीं, ये तो आपका विषय पे आप जो बोल रही है तो बुक में का विषय है जिस पर बात की, पर मैंने जो अभी आपसे बात की थी वो बुक से लेके नहीं थी। मुझे क्या लगता है, मैं सिर्फ आप समाजशास्त्र की बहुत ज्ञाता है और आपने इतना स्टडी की, तो ये एक मेरा अलग प्रश्न था कि ये जो हो रहा है ये क्या सही है क्या? ये मेरा, यानी ये संतान विहीन तो अपनी बात हो गई, पर इस पर मैं पूछना चाहती थी क्या ये सही है क्या? ये बहुत मत प्रवाह इसके बारे में है। आईवीएफ के बारे में तो बहुत ही, जैसे डोनर से सरोगसी, ये जो है ये सब अभी नए नए निकले तरीके हैं, लेकिन कितना भी अगर बोलो तो नेचुरल प्रेगनेंसी है ना, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह जो है तो ये उसका आगे बैड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आजकल तो एआई का जमाना आया, यानी ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यानी आजकल के जो, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि यानी ये मेरा जो प्रश्न था वो संतान विहीन महिलाओं से जुड़ा नहीं था, पर समाज से जुड़ा प्रश्न था। और आपने बहुत अच्छा बताया है कि आजकल की पीढ़ी जो सोच रही है, अरे ठीक है ना, हम ये कर लेंगे, आईवीएफ से कर लेंगे, जब लगा तो हम तो बच्चे ही नहीं करेंगे, हम तो यूं ही बड़े हो, मतलब अपना जिंदगी बिताएंगे। पर अभी आपने जो बताया कि इसका जो इफेक्ट है वो उनकी लेटर लाइफ में हो सकता है, सोसाइटी में आगे होगा। और उससे क्या है, हमारे समाज जो है ना उसका स्वस्थ नहीं बन पाएगा। अच्छा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। आज वो यंग है तो वो नहीं महसूस कर रहे हैं, आगे चल के उनको प्रॉब्लम आएगा। और फ्यूचर में और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अब एक भविष्यवाणी अपन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ये सब टेक्नोलॉजी जो है काम करेगी। जी बिल्कुल। और बाकी जो है वो, इसलिए मेरा यही से किताब में भी यही कहना है कि जिनको बच्चे नहीं है या जो सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, अपना मेंटल बैलेंस, मेंटल स्टेटस, मेंटल हाइजीन
ठीक से रखते हुए हाँ। कहीं के भी तुम्हारे बिहेवियर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चार्ल्स कूले ने बताया जी जी जी। कि अपना जो बिहेवियर है अपने को मालूम होना चाहिए। जोहारी विंडो में भी यही हाँ, बताया जी। कि हमारे इसमें जो जो गुण है वो हमको ही मालूम होना चाहिए, और उस हिसाब से हमारा मार्गक्रमण जीवन का बिल्कुल करना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए एक तरफ हमने अलग अलग जो प्रश्न हमारे हुए हैं, तो आपने सभी के बारे में जो बताया, इसका बहुत कुछ मतलब हमारे समाज को फायदा मिलेगा कि जहाँ संतान विहीन महिलाएं हैं, जो चाइल्डलेस वीमेन हैं, वो किसी कंस्ट्रक्टिव कामों में लगकर और ये सारी चीजों को छोड़ के वो कोई अच्छे कार्य में लग जाए, अपने जीवन को व्यस्त रखे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। और दूसरा जो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समाज में जो आज का समाज है, जहाँ नए जो कपल्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी हम या तो हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे, या हम लेट मैरिज करेंगे, या हम लेट बच्चा पैदा करेंगे, शादी भी हो गई है तो बच्चा हम आराम से करेंगे। तो उसके भी बारे में जो आपने बताया, तो इसका फायदा हमारे श्रोताओं को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक समाज शास्त्रीय दृष्टि से आपने जो बताया है उसको मतलब उसके बारे में भी सोचना होगा। और सिर्फ ये कि आज हम मजा कर ले, परंतु कल को हमारे ऐसे भी समय आएगा कि हमको हो सकता है ये चीज़ ऐसी महसूस हो। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगी समाज को देखते हुए, तो आप बताइए। ये संतान विहीन सब्जेक्ट से हटके भी आप बात करिए, जो आप बताना चाहती हैं। मैं थोड़ा सा एक ये किताब में, ये जो मेरी किताब है 4 to 3 पेज नंबर जो है, उसमें मैंने माइंड विंडो थ्योरी एस्टेब्लिश किया। माइंड विंडो थ्योरी जो है जोहारी विंडो के आधार पर ही ली है कि ये जो औरतें हैं, इन्होंने एक थ्योरी स्टडी करना चाहिए खुद का कि हम क्या है हमें मालूम है। एक अपने मन की 4 खिड़कियां, हम क्या है हमें मालूम है। दूसरी विंडो ऐसे है कि हम क्या है हमें मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम। तीसरी विंडो ऐसे है कि हम क्या है, ये हमें क्या गुण है, वर्चूज है, ये हमें भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है। चौथी एक विंडो ऐसे है कि हमें भी नहीं मालूम हम क्या है, और दूसरों को भी नहीं मालूम। तो जिसको हमें चौथे इसमें हमने बोला है उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला है। तो मैंने इसमें एम्फोसिस ऐसे किया किताब में कि ये औरतों ने, या जनरल सभी को ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने औरतों ने ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढ के अपना जो पूरा सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि माओ से तुमने बोला है कि जो खुद दूसरों को जानता है वो होशियार है, लेकिन खुद को जानता है वो ज्ञानी, ऐसे बोला है उन्होंने। तो उन्होंने खुद को जानना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ मेन है ना, सेल्फ डेवलप करना चाहिए। और सभी जितने भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उसमें सेल्फ डेवलप कर, हमको क्या चाहिए, हमें क्या कमी है, लोगों को क्या चाहिए, इस टाइप का स्टडी करना चाहिए। उसके लिए मेन चीज तो मेरा ये है कि काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब जरूरी जी, यानी सबसे जो मुख्य मुद्दा है कि हर प्रॉब्लम के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, और जो अच्छे जानकार हैं वो अपना समय काउंसलिंग में दें और हमारी सोसाइटी का भला करें। यानी सोसाइटी, हम यदि जानते कोई चीज बहुत अच्छे से या अपने अनुभव से, तो हमने 2-4 का यदि फायदा किया, कहीं तो सोच बदलना चाहिए। सोच बदलेंगे तो रास्ते बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे तो सोसाइटी बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच बदलने के लिए काउंसलिंग जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रतिभा जी, आप कोई संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी तो दीजिए आप। मुझे तो ये बोलना है कि दीप स्तंभ जैसे ये गीता, इसके बारे में अगर बोलूँ, मेरे सब्जेक्ट के बारे में बोलूँ जी, तो खिले हुए चेहरे की तरह गुलाब जैसे उनके चेहरे में एक्सप्रेशन आना चाहिए। और कहीं पे भी जो मैंने अभी बताया कि ब्लाइंड स्पॉट्स, उस हिसाब से उन्होंने रहना चाहिए और अपना जीवन क्रम। और मुझे तो ये लगा कि ये ऐसे औरतें जिनको लगता कि हमें कमी है, तो वो कुछ ना कुछ तो दूसरे तरीके से वो खुद को एस्टेब्लिश करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समाज में जो महिलाएं चाइल्डलेस हैं वो निराश न हो, कंस्ट्रक्टिव कार्य में लग जाएं। और जो अभी की जनरेशन है जो सोच रही है कि बस जब हमारी मर्जी होगी तब हम आगे सोचेंगे, तो वहाँ भी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बेसिकली ये किताब भी मैंने जख्मों को कुरेदने के लिए नहीं लिखी है जी, उसमें मलहम पट्टी लगाने के लिए, उसको रेमेडी करने के लिए। जी, नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया।
तो श्रोताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और प्रतिभा जी, आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और एक बहुत अच्छी बात आपने यहाँ सामने रखी है। और ये जो आपकी इतनी सारी पुस्तकें आपने प्रकाशित की है, इतना बड़ा शोध प्रबंध सामने रखा हुआ है, तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि आपने जो भी कुछ आज बातचीत की है उसका फायदा सोसाइटी को जरूर मिलेगा।